नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में पढ़ाई का जानलेवा प्रेशर। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट हो, क्लास का टॉपर बने, बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अपने छोटे छोटे बच्चों से ना जाने कितने बड़े बड़े सपनों के पूरा करने की आस हम लगा बैठते हैं। भूल जाते हैं उस मासूम के सपनों को, भूल जाते हैं उन मासूम बेटे बेटियों के खेलने कूदने की उम्र को, भूल जाते हैं हम उसके बचपन को। पर्दा पड़ जाता है हमारी आंखों पर। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ माता पिता ही जिम्मेदार हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कम जिम्मेदार नहीं है। ये सब आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं, ये तो बड़ा सवाल है ही। दरअसल पिछले 1-2 दिनों में कुछ ऐसी खबरें सामने आई है जिनमें सीबीएसई के नतीजों में असफल रहने पर देश के भविष्य कहे जाने वाले हमारे कुछ बच्चों ने निराश होकर, परेशान होकर खुदकुशी कर ली। अगर उन बच्चों पर बेतहाशा पढ़ाई का दबाव न होता तो शायद आज वो हमारे और आपके बीच मौजूद होते। इस बात को सोचिएगा जरूर। बच्चों का जिक्र करते हुए मन बेहद दुखी है, हैरान है, परेशान है और सोचने को आज बहुत मजबूर कर रहा है। उम्मीद करना गलत नहीं है, मगर हद से ज्यादा उम्मीद करना सही भी नहीं है। और इतना प्रेशर आखिर अपने बच्चों पर क्यों डालना? क्या बच्चों की जान से प्यारी है पढ़ाई और कामयाबी? इसी पर आज हम एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, उस दर्द को, उस तकलीफ को और हमारे समाज की उस जहनियत को और उस सच्चाई को आप ज़रूर समझिए कि आखिर हमारा जो भारतीय समाज है वो इतने लंबे समय के बाद विकास की बातें तो करता है, लेकिन आज कहाँ खड़ा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। परीक्षाओं में फेल होने पर सुसाइड कर रहे छात्रों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई बरसों से फेल होने पर जिस तरह से छात्र छात्राओं की खुदकुशी के मामलों में तेजी आई है, वो वाकई देश के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है। हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में सीबीएसई 12वीं के नतीजे आने के बाद एक छात्रा ने महज इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट आई थी। वहीं ऐसी ही दूसरी घटना हरियाणा के ही हिसार से सामने आई, जहां 12वीं क्लास में फेल होने पर 17 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वो उसमें कंपार्टमेंट आ गया, उसमें नंबर कम आए थे, उससे उसने परेशानी में काम कर दिया। कौन सी क्लास में पेपर आया? 12वीं। ऐसे और भी कई मामले हर साल सामने आते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता। खुदकुशी करने वाले छात्रों की संख्या 2017 से लेकर 2021 तक साल दर साल बढ़ रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं की रोकथाम को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई खास पहल नहीं हुई है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और वो पढ़ाई के बोझ तले ना दबे, मगर बावजूद इसके खुदकुशी करने वाले छात्रों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की तरफ से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर भारत में 81% से ज्यादा स्कूली छात्रों के लिए पढ़ाई, परीक्षा और उसका रिजल्ट चिंता का सबसे बड़ा कारण है। एनसीईआरटी के इस सर्वेक्षण से ये साफ नजर आता है कि हमारे बच्चों पर हमने पढ़ाई का कितना दबाव डाला है। अब एक नजर उन आंकड़ों पर भी डालते हैं जिन्हें हम शायद गंभीरता से नहीं ले रहे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में 12,526 छात्रों ने खुदकुशी की, जबकि 2021 में यह संख्या बढ़कर 13,089 हो गई। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के 10,732 युवाओं में से 864 ने परीक्षा में असफल होने के कारण खुद की जान ले ली।
18 साल से कम उम्र के लोगों में खुदकुशी का सबसे बड़ा कारण पारिवारिक समस्याएं थी। 2017 में 9,905 छात्रों की खुदकुशी से जान गई, जिनमें से 59.71% छात्र और 47.56% छात्राएं थी। 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 10,159 हो गया, जिसमें 52.85% छात्र और 47.15% छात्राएं थी। इसी तरह 2019 में ये संख्या 10,335 थी, जिसमें 53.82% छात्र और 46.17% छात्राएं शामिल थीं। साल 2020 में तेजी से बढ़कर ये आंकड़ा 12,526 तक जा पहुंचा, जहां छात्रों का अनुपात 55.62% और छात्राओं का अनुपात 44.38% था। साल 2021 की ताजा रिपोर्ट भी चिंताजनक है और इसमें सामने आया कि 56.51% छात्र और 43.49% छात्राओं समेत कुल 13,089 बच्चों ने खुदकुशी कर अपने जीवन को खत्म कर दिया। एनसीआरबी के इन आंकड़ों को देखने के बाद हर अभिभावक को ये समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी का सर्वेक्षण और एनसीआरबी का डेटा छात्रों की खुदकुशी को मानसिक स्वास्थ्य से सीधे जोड़ रहा है। छात्रों के खुदकुशी करने के ये आंकड़े कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आखिर बच्चों में ये निराशा क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों वो इतनी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चों के इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, अभिभावक, स्कूल की पढ़ाई का बोझ या बच्चों में बढ़ रही एक दूसरे से आगे निकलने की प्रवृत्ति? वजह जो भी हो, मगर अब वक्त आ गया है इस पर गहनता से विचार करने का, क्योंकि अगर इस पर अभी से कुछ नहीं किया गया तो आगे आने वाले वक्त में मौत का ये आंकड़ा और भी गंभीर हालात पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी और सच में वक्त आ गया है इन आंकड़ों को देखकर, इस दुख और तकलीफ को समझकर कि इस पर गहनता से हमें चर्चा करनी चाहिए, गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। हमारे समाज को इस बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि आखिर जिम्मेदार कौन है। ये मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है हर साल, उसके लिए जवाबदेही किसकी है? क्या अभिभावक की, या हमारे सरकार की, या फिर उस एजुकेशन सिस्टम की जो मार्क्स के आधार पर ये कहीं ना कहीं तय करता है, या फिर इस तरीके की धारणा बनी हुई है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की धारणा आपने भी कभी ना कभी महसूस की होगी। इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले आपको बता दें कि MDU के पूर्व कुलपति BK पुनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। BK पुनिया जी, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं, लेकिन जो ये एजुकेशन सिस्टम, या फिर कहें कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, वो सब कुछ इतना खोखला सा लगता है, इतनी बेचैनी पैदा करता है, इतनी तकलीफ देता है कि फिर सवाल जो जहन में आता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा एजुकेशन सिस्टम या अभिभावक? जी हेलो जी BK पुनिया जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बच्चों का लगातार बढ़ रहा है, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरा सभी MH1 के दर्शकों और पैनल के मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद MH1 का कि उन्होंने मुझे मौका दिया सबसे रूबरू होने का। जी, आपने जो विषय उठाया है बहुत ही सामयिक, सार्थक और गहन चिंतन का विषय है, और ये चिंतन का विषय मुझे ऐसा लगता है शायद भविष्य में चिंता बढ़ने वाली है। उसके शुरुआत करने के लिए मैं आपको 2 लाइनें बताना चाहूंगा, उन्हीं में सारगर्मित है। वैसे तो एक लाइन में पूरी बात खत्म हो सकती है जी। वो एक लाइन है कि मानव को
तनाव मुक्त रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। लेकिन समस्या ये कि तनाव मुक्त कैसे रहे और खुश कैसे रहे। अब इन दो लाइनों के पीछे हम आगे की बात बढ़ाते हैं। मैं आपको दो लाइन और बताऊंगा सर, कि गमों के शोक मार देते हैं, जिस्म के रोग मार देते हैं, आप खुद तो नहीं मरता कोई, दूसरे लोग मार देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, जो बच्चों के अंदर तनाव है, सिर्फ अभिभावक उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा जो वातावरण है, एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा, यह भी उसके लिए जिम्मेवार है। हमें बच्चे को सिखाना होगा कि उसका मुकाबला, उसका कंपटीशन खुद से है, ना कि किसी और से। भगवान ने हर एक बच्चे को कुछ यूनिक दिया है। जो अच्छा सिंगर है, हो सकता अच्छा पेंटर ना हो। तो मैं सबसे पहले एक अभिभावक के रूप में और अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए इस चीज पे गौर करना होगा कि बच्चे के अंदर उसका यूएसपी क्या है, उसका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, उसके अंदर बेस्ट टैलेंट को ढूंढ के तब हमें उसके साथ आगे बढ़ना होगा। यदि किसी बच्चे का इंटरेस्ट मान लीजिए गणित में नहीं है, कुछ जरूरी नहीं कि गणित ही पढ़े। यदि किसी बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, तो उसको गणित किस लिए पढ़ना है, उसको स्पोर्ट्स में एंट्री दिलाइए। यदि किसी बच्चे का इंटरेस्ट कॉमर्स में है, उसको आप साइंस क्यों पढ़ाएंगे। यदि किसी बच्चे का इंटरेस्ट लैंग्वेजेस में है, लैंग्वेज की तरफ। यानी कुल मिला के हमें बच्चे की बेस्ट यूएसपी देख के पेरेंट्स को साथ उसका संवाद करके उसको बेस्ट पोजीशन प्लेसमेंट करनी होगी, तभी वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बन पाएगा। जी बीके पुनिया जी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हम बच्चों के उस इंटरेस्ट को, जिस भी सेक्टर में वो काम करना चाहता है या फिर जो उसकी रुचि है जिस भी क्षेत्र में, जिस भी सेक्टर में, क्या अभिभावक इस बात को समझ पा रहे हैं, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना तैयार है, इतना डेवलप है कि वो बच्चों के पैदा होने के बाद, क्योंकि हम विदेशों के कई उदाहरण देखते हैं, विदेशों में ये चीज़ कब की लागू हो चुकी है, जहां पर वो बच्चों के पैदा होने के बाद ही उसके जीन्स के आधार पर कि वो किस तरीके का बच्चा हो सकता है, या फिर उसके थोड़ा बड़ा होने के बाद उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही उसको उसी क्षेत्र में उसका अभ्यास, उसका प्रयास करवाना शुरू करवा देते हैं। हमारे यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रयास भी नहीं हो रहे, ना अभिभावकों के लेवल पर, न सरकारों के लेवल पर। आपने बिल्कुल सही कहा सर। जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, इसमें कुछ समस्याओं का समाधान काफी हद तक निकल जाएगा। क्योंकि एक तो इसमें बच्चे को अपनी अभिरुचि के हिसाब से भी कुछ विषय चूज करने का मौका मिलेगा। उसमें क्या होगा, विन विन सिचुएशन होगी, बच्चे के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और समाज के लिए भी। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट लॉ करने में है, तो मैं लॉ के साथ साथ म्यूजिक के कोर्सेज भी ले सकता हूं। यानी एक पैशन और प्रोफेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि पैशन और प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो समस्या भविष्य के लिए बहुत बड़ी होने वाली है ये। अब हमारी दिक्कत क्या है सर, कि हम, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, और वो मुझे डेली मैसेज भेजते हैं, मैं उनके मैसेज पढ़ता हूं, कभी रेस्पॉन्ड तो ज्यादा नहीं करता। उनका एक मैसेज आया मेरे पास कि टू मेनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स जी, बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। हम अपने ड्रॉ में जीतते हैं कि हमारा डर क्या, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब मुझे ये बताइए, जब श्री राम का राज्याभिषेक होना था, उनको मालूम था कि उनको अगले ही वलकल पहन के जंगल में, वन में जाना पड़ेगा जी। चीजें निर्धारित हैं। तो हमारी कोशिश ये हो कि हम बच्चे को प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, यानी वर्तमान और भविष्य के लिए उसकी तैयारी करें, मेंटली प्रिपेयर करें। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक बात और है, थिंक ऑफ मून, इवन इफ यू फॉल इन स्टार्स, इवन इफ यू फॉल यू विल बी अमंग द स्टार्स। जी ठीक है, हम चांद को पाने की इच्छा करें, लेकिन उसके चक्कर में सितारे तो ना खोएं। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं बच्चों के दिमाग पे, भूल जाते हैं। ठीक है बीके पुनिया जी, हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे। कई एस्पेक्ट हैं, कई पहलू हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट हो, क्लास का टॉपर बने, बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अपने छोटे छोटे बच्चों से ना जाने कितने बड़े बड़े सपनों के पूरा करने की आस लगा हम बैठते हैं। भूल जाते हैं उस मासूम के सपनों को, भूल जाते हैं उन मासूम बेटे बेटियों के खेलने कूदने की उम्र को, भूल जाते हैं उसके बचपन को। पर्दा पड़ जाता है हमारी आंखों पर। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ माता पिता ही जिम्मेदार है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कम जिम्मेदार नहीं है।
ये सब आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं? दरअसल पिछले 1-2 दिनों में कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिनमें सीबीएसई के नतीजों में असफल रहने पर देश के भविष्य कहे जाने वाले हमारे कुछ बच्चों ने निराश होकर, परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि एमडीयू के पूर्व कुलपति बीके पुनिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बीके पुनिया जी, आपने कहा था कि हमें मेंटली बच्चों को तैयार करना होगा, लेकिन किस तरीके से हम मेंटली यानी कि मानसिक रूप से बच्चों को तैयार करें ताकि वो इस तरह का कदम ना उठाएं, उनको लगे कि आगे जिंदगी और भी है और ये मार्क्स तैयार ये तय नहीं कर सकते, ये निर्धारित नहीं कर सकते कि उनका भविष्य खराब ही होगा। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें बच्चों को मेंटली तैयार करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि बच्चों का सोशल कनेक्ट कम हुआ है, उनका अपने आप अंतर्मुखी हुए हैं, वो बहुमुखी नहीं हुए हैं। मतलब दे आर नाउ इंट्रोवर्ट मोर एंड एक्सट्रोवर्ट लेस। जब समाज में उनका संवाद नहीं होगा तो पेरेंट्स क्या करेंगे? जो पीयर्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में रेगुलर कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या है कि देखा गया है कि बच्चे को कोचिंग में छोड़ दिया, कोचिंग में छोड़ देने से हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती, क्योंकि कोचिंग में बच्चे को पीयर प्रेशर कितना मिला है, हर एक आदमी में आगे निकलने की आपाधापी है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि दुनिया यही खत्म नहीं होती। ये पहला स्टेप है जीवन का। एंड आई वुड से नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। तो अंतिम सांस तक बच्चे को कोशिश करनी है। और जहां तक मार्क्स की बात है जी, इट इज नॉट द अल्टीमेट लेवल ऑफ योर इंटेलिजेंस। अब यदि हम बड़े लेवल्स की बात करें तो बड़े लेवल पे जिनके बहुत ज्यादा हाई मार्क्स हैं, कहीं ना कहीं तो कमजोरी रही होगी उनकी। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और अनडिजायरेबल ग्रोथ इन एनी ऑफ द एरिया इज बाउंड टू गिव बैड शेप टू द बॉडी। इवन यदि हमारे कान बड़े हो जाएं, नाक बड़ा हो जाए, हमारी बॉडी अनशेप्ड हो जाएगी। तो हमारे अंदर जो कंप्लीट पर्सनैलिटी है, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल, इन तीनों का समावेश होना बहुत जरूरी है। और बच्चे के साथ इसमें हमें एज फैमिली एक सोशल सपोर्ट भी देना है। देखिए, जब बच्चे देखते हैं कि आप उनके साथी के नंबर तो ज्यादा है जो उसे कम हो गए, तो पेरेंट्स उसको स्नब करने की बजाय, उस पर गुस्सा करने की बजाय उसके साथ एक संवाद स्थापित करें कि ये नंबर अल्टीमेटली इज नॉट योर लाइफ जी, आपका लाइफ कहीं और है। तो बच्चे से रेगुलर कनेक्ट पेरेंट्स का रखना बहुत जरूरी है, उसको अकेला ना छोड़े। जी, पहली बात तो ये है सर। जी, जी। दूसरी लेकिन बात, जी, ठीक है सर जी, बीके पूछिए पुनिया सर। जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। सवाल बहुत सारे हैं इस विषय को लेकर। जी, की बात यह है कि जब बच्चे ने अपना विषय अपनी मर्जी से चूज किया है तो उसको सपोर्ट करें। और यदि किसी वजह से आपने उसको प्रेसाइज कर दिया कि पेरेंट्स की मर्जी का विषय उसके ऊपर थोप दिया, तो बच्चे को मेंटली तैयार करें कि हम आपसे बड़े हैं, शायद इसकी भलाई इसमें होगी। लेकिन मेरा मानना ये है, विषय के चुनाव में हम पेरेंट्स को बच्चों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यदि बच्चे का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में, उसको इंजीनियरिंग पढ़ने दें, लॉ में है उसको लॉ पढ़ने दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बच्चे को एक अच्छा इंसान जरूर बनाना है। ऑल थिंग्स आर यूजलेस until and unless we are not able to make a boy or girl a good human being। बिल्कुल। बीके पुनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है और गहनता से लगातार इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो विषय है वो किसी राज्य या किसी ज़िले तक सीमित नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो या फिर देश के किसी भी राज्य की बात हो, यहाँ से इस तरह के मामले सामने आते हैं। बच्चों को ये समझना होगा, अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है, सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि इस धारणा को हम तोड़ें कि जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ये मार्क्स हमारे भविष्य को तय नहीं कर सकते। तो पढ़ाई का जानलेवा प्रेशर बच्चों की जान ले रहा है, या कहें कि बच्चे ही मानसिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि वो इस तरह से तैयार नहीं है, मार्क्स कम आने की वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। और यह आंकड़ा हर साल लगातार बढ़ रहा है। 2017 से लेकर 2023 तक हर साल इस आंकड़े में वृद्धि लगातार देखने को मिली है। इसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो हमारे साथ आपको बता दें कि एमडीयू से मनोवैज्ञानिक सोनिया मलिक हमारे साथ जुड़ गई हैं।
दिल्ली से पीटीए अध्यक्ष यानी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष अपराजिता गौतम और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनिया जी, शुरुआत आपसे मैं करूंगा। ये खेल खराब होना कहां से शुरू होता है बच्चों के दिमाग में? ये धारणाएं जो बनी हुई है कि मार्क्स कम आते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको निराशा हाथ लगती है, तो ये खेल कहां से शुरू होता है? कहां से हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हों? देखिए जी, सबसे पहले तो आई एग्री कि बच्चे आज का भी रोल है और पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट्स का जो क्या है, या तो बच्चों के लिए दो या नो सपोर्ट होती है टुवर्ड्स दिस एकेडमिक। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तो रहती है अव्वल रहे, हर चीज में आगे रहे, सुविधा दे सकते हैं, बट आई एम सॉरी टू से मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर नॉट एबल टू गिव क्वालिटी टाइम। जो इस बच्चे को सही समय देना चाहिए और बच्चे को ऐसा वातावरण, ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि वो अपनी कोई भी समस्या खुल के अपने माता पिता से बेझिझक होकर, बेखौफ होकर वो उनको शेयर कर सके। और प्रेशर अगर कंपीट करने का आजकल कितना लाइक होती है, अगर बच्चे को प्रेशर हैंडल करना हमने नहीं सिखाया तो के जो वारदात में हो जाते हैं। हम सिर्फ जीत की आदत सिखाते हैं, हार को भी सामना करना, हार के साथ भी सामंजस्य करना। प्लान का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही है ना, इट्स प्लान, देन वी हैव टू कम टू प्लान बी। ये चीज है बच्चों को से, माता पिता से, अभिभावकों से, उनके टीचर से, इस सबका रोल है। और हम हमेशा मार्क्स के हिसाब से एक व्यक्ति की, एक पर्सनैलिटी की या बच्चे के व्यक्तित्व का आकलन कर बैठते हैं, जबकि मार्क्स हम सबको पता है किसी के पूरी जिंदगी का ब्यौरा एक साल के मार्क्स कब्जाती नहीं हो सकते। लेकिन जो इस तरह की सोच है उसके लिए हमें इस तरह के जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी टाइप का भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो फिर हमें इस तरह के बच्चों को स्पेशल चेकअप करना चाहिए। इस तरह के या जो भी आइडेंटिफाइड पेरेंट्स करेंगे, टीचर्स करेंगे जो थोड़े इमोशनली वीक है या इस तरह के जी। लेकिन सोनिया जी, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है ये कहते हुए कि 2017 से लेकर आज 2023 है, लेकिन यह आंकड़ा रुक नहीं रहा है। आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम इस तरह के केसेस को रोक नहीं पा रहे हैं, बच्चे मेंटली मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें अभिभावकों की भी ये जिम्मेदारी है और सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि हम उस तरह का एजुकेशन स्ट्रक्चर या फिर उस तरह की एजुकेशन पॉलिसी हम क्रिएट कर पाए हैं जहां पर हम बच्चों को अच्छा वातावरण दे सके? क्योंकि हम हर घर में ये देखते हैं, मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि उसका बच्चा तो इतने ज़्यादा मार्क्स ले आया, तुम कहाँ पर खड़े हो। जब वो उस स्टेज पर होता है जहां पर उसको चयन करना होता है कि वो किस सेक्टर में जाए, फिर वहां पर वो ये देखता है कि मेरी तो सैलरी कम है, फिर वो कंपैरिजन फिर से शुरू हो जाता है। मतलब ये चीजें पीछा नहीं छोड़ती हैं। देखो, जैसे प्रोफेसर बीके हम दूसरों से लेते कंपैरिजन, पेरेंट्स को ये कंपैरिजन की आदत वो अपने बच्चों में भी करते हैं और अपने बच्चों का दूसरों के साथ भी करते हैं। ये चीज तो हमें छोड़नी पड़ेगी। कंपटीशन करना है तो स्वयं से करना है, हम आगे अपने आप को कैसे। तो ये चीजें हमें, ये जो स्किल डेवलपमेंट है, इफेक्टिव डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, पेरेंट्स में भी तो आएगा, तभी तो ये बच्चों को हम इस तरह के सिखा पाएंगे और उनको हर काम में उनकी रुचि लेना। एंड सबसे बड़ी बात है जो सपोर्टिव होना, उनके साथ खड़े रहना। सोशल सपोर्ट प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर जिन बच्चों के पास सपोर्ट है वो कितनी भी इस तरह की परिस्थिति आ जाए तो वो विचलित होते नहीं। ठीक है। और हमें बच्चों के लिए जजमेंटल नहीं होना, उनको केवल एडवाइस नहीं देनी कि ऐसा करो ऐसा करो। और होप जो है ना, होप एक बहुत खूबसूरत वर्ड है। होप के साथ उनको ऑल्टरनेटिव्स भी बताने। हर बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, ये हम सबको मालूम है। हर बच्चा एक एकेडमिशियन नहीं बन सकता, तो उनको जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पे वर्क करके और हर बच्चे में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने रखे हैं सोनिया जी। हमारे साथ पीटीए की अध्यक्ष अपराजिता भी लगातार जुड़ी हुई है। अपराजिता जी, क्योंकि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इस एसोसिएशन में न केवल इस बात को लेकर चर्चा होती होगी
कि सरकारें कुछ नहीं कर रही है इस बात को लेकर कि फीस लगातार बढ़ रही है, बच्चों पे परेशानी आ रही है, माँ बाप पढ़ाएंगे कैसे, बल्कि इस बात को लेकर भी आपके एसोसिएशन में टीचर चर्चा करते होंगे कि इन सुसाइड्स को कैसे रोकें, क्योंकि मार्क्स कम आते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। उनको पॉजिटिव माहौल किस तरीके से देना है या फिर उनको मोटिवेट किस तरीके से रखना है, इस बात को लेकर भी चर्चा होती होगी। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आंकड़े नहीं कम हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यस जी, पहले तो मैं करेक्ट कर देती हूँ, हमारी जो एसोसिएशन है वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन नहीं है, ये दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की मैं अध्यक्ष हूँ। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न पूछा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, देखिए अगर मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराती हूँ तो ये सरासर गलत होगा। तो ये मैं इसमें अपनी बात को रखते हुए ये कहूंगी पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। हम पेरेंट्स को जिम्मेदार करा दें, केवल स्कूलों को जिम्मेदार करा दें, या हम सीबीएसई को कर दें कि उनका पैटर्न ठीक नहीं है या एग्जाम का बोझ है, बच्चे को भविष्य का बोझ है, तो ये सही नहीं है। तो पूरा समाज, जो समाज जिसने बच्चों को देखना है कि वो सही रास्ते जाए और कोई भी फेल होने की वजह से या कंपार्टमेंट आने की कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करे, ये देखना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगी, आज जब हम बात कर रहे हैं इसके पीछे एक अंधी दौड़ है। हम सब जानते हैं एक कंपटीशन, ये कंपटीशन सिर्फ बच्चों में नहीं है, बच्चों से बड़ों में, बड़ों से आपके इनफैक्ट आपस में चैनल्स में भी रहता है, सब जगह पे कंपटीशन होता है। बट ये जो भर भर के कंपटीशन बच्चों को नर्सरी केजी से जब भरा जाता है ना, तब पेरेंट्स के लिए मुश्किल आती है। हम तो आए दिन पेरेंट्स की समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, बट आप मुझे बताइए स्कूल से बाहर निकलते के साथ ही बच्चों को ट्यूशन लेनी पड़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि स्कूल वाले ढंग से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, स्कूल वाले इतना प्रेशर देते हैं। अभी मैं पूनिया सर को सुन रही थी जब उन्होंने कहा था कि बच्चे का जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसको मिलना चाहिए। समस्या यही है कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट है कॉमर्स लेने पे या साइंस लेने पे, जी इसका मतलब ये है ना कि सभी की अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर। हमारे समाज की भी अपनी भूमिका है, अभिभावकों की अपनी भूमिका है, यहाँ तक कि सरकार की भी भूमिका है। ठीक है अपराजिता जी, हमारे साथ आपको बता दें कि एडिटर इन चीफ दीपक अरोड़ा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक अरोड़ा जी, ओवर टू यू, सवाल करना चाहते हैं आपसे। सोनिया जी और अपराजिता जी, जिस तरह से मेरे साथी को एंकर यश खुराना ने बताया कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संजीदा विषय के ऊपर चिंतन और मनन करने के लिए आज इस कार्यक्रम में साथ जुड़े हैं। विषय है कि जिस तरह से हमारा जो शिक्षण प्रणाली है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो पूरे देश की बात करें, वो केवल एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। मैं आप लोगों से दो तीन सवाल के माध्यम से जो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इनको एड्रेस किया जाना चाहिए, और मैं आज चाहूंगा कि आप अपने आपकी जो उस पर जानकारी हो या उस पर जो आप अपना वक्तव्य रखना चाहें तो कृपया उस पर अपना वक्तव्य जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि जब एक बच्चे को आप स्कूल में डालते हैं तो मूलभूत तौर पर एक बच्चे को इस तरह से जीवन के अंदर तैयार करना चाहिए, उसमें अभिभावकों की भी जिम्मेवारी है और स्कूल की भी जिम्मेवारी है। मूलतः उसको एक बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि वो जीवन में समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, बड़ा होकर जीवन के अंदर एक अच्छा इंसान बनकर लोगों के काम आ सके और जीवन जो है समाज को, परिवार को समर्पित कर सके। जबकि हो उसका उल्टा रहा है, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा पूरे देश के अंदर है, शिक्षा के अंदर है। मैं आपसे दो तीन उदाहरण इसमें साझा करना चाहूंगा कि आज अगर हम बात करें जो परसेंटेज का, जो ग्रेडिंग का, जो परसेंटेज का जो सिस्टम है, आज अगर 98.9% मार्क्स वाला जो बच्चा फर्स्ट आ जाता है तो निश्चित तौर पर उसके परिवार, रिश्तेदार, मित्रों में सभी में खुशी का माहौल होता है कि हमारे बच्चे ने फर्स्ट ग्रेड हासिल किया। लेकिन आप इमेजिन करिए कि जो बच्चा 98.4% मार्क्स लेने वाला भी होता है, जो सेकंड रह जाता है, उसके परिवार में, उसकी मनोस्थिति के अंदर भी ये भाव आ जाता है कि काश मैं 0.5% मार्क्स ज्यादा ले लेता तो मैं टॉप कर लेता। पहला, जिस तरह से ये शिक्षा का जो हमारे पूरे देश के अंदर पैटर्न चल रहा है, ये मेरा आपसे भी सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस पर आप भी प्रकाश डालिए कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से आज के समय में, जब अगर आज 15-20 साल पहले की बात करें, जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लिमिटेड जानकारी थी, आप अपने दोस्तों के साथ, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ जितनी जानकारी उनको चाहिए होती थी उतनी ही मिलती थी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें, डिजिटल मीडिया के माध्यम से बात करें, न जाने कितनी ऐसी जानकारी है जिसकी जरूरत नहीं है वो बच्चों तक पहुंच रही है। और आमतौर पर देखा गया है कि जो बच्चों में जानकारी पहुंचती है, नकारात्मक जानकारी उनके मनोविवेक को इम्पैक्ट डालती है,
पॉजिटिव और सकारात्मक जानकारी कितना प्रभावित कर रही है उसके जीवन को दिशा और दशा देने का, वो एक प्रश्न चिन्ह वाली बात है, वो एक सवालिया निशान है कि कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें एक चीज और आती है कि क्या आज के समय में जिस तरह से हमारी शिक्षण व्यवस्था चल रही है और बच्चों के अंदर डिप्रेशन की, एंजाइटी की और इस तरह की परेशानियां बढ़ने के चलते बच्चे इस तरह से जो कदम उठा लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आज के समय में स्कूलों के अंदर इमोशनल वेलनेस की भी एक क्लास होनी चाहिए, जो सभी के अंदर क्लासेस के अंदर स्कूलों में शामिल की जानी चाहिए, ताकि बच्चे को जब वो स्कूल से, कॉलेज से बाहर निकले तो उसको जीवन की परिस्थितियों को जूझने के लिए, समझने के लिए, सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। और दूसरी बात कि अगर फेलियर जीवन में मिला है तो उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, उसके साथ बैलेंस बना के जीवन को सुगम और कामयाब कैसे बनाना है। तो मैंने जो ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने चिन्हित की, मैं चाहूंगा कि सोनिया जी आप और अपराजिता जी आप इस पर दोनों अपने अपनी तरफ से आप अपना वक्तव्य जरूर रखें और इसमें अपनी विचार साझा करें। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये पेरेंट्स का नहीं, टीचर्स का नहीं, सारे सोसाइटी मतलब स्टेक होल्डर है इस पे। और जो नई शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, हो सकता है अब हम नई इम्प्लीमेंट करेंगे, चेंजेस आए, बट ये तो जरूर है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को उनके मनपसंद के जो स्कूल, कॉलेज या उसके विषय हैं, स्किल डेवलपमेंट हैं, वो हर व्यक्ति तक तो वो नहीं पहुंच रहा, अवेयरनेस ही नहीं है। और एक जैसे बताया, एक ब्लाइंड सी रेस है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, आज भी वही चल रहा है। बहुत से ऑप्शंस और हैं महानगरीय उसमें एनवायरनमेंट में बच्चों को फिर और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आज भी अगर मैं अपने ग्रामीण अंचल या अपने छोटे शहरों की बात करूं तो लड़कियों के लिए या इवन लड़कों के लिए कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और हर पेरेंट्स, उनको ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बनना चाहता है उसके उससे के लिए जो स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं वहाँ उनको वो अफोर्ड कर पाए। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह हम, क्योंकि जैसे हमारे देश की भी नीति है कि स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं, कि वो वास्तव में हम कैसे प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके, ताकि जो रोजगारोन्मुखी है, जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो उस तरह है, हम वो करें। बच्चे को जब लगता है कि वो एक ये डिग्री कर ली, वो डिग्री कर ली, ये जरूरी ना 10वीं 12वीं के बाद ही उसमें नैराश्य का भाव आए कम एकेडमिक्स में, कि अब नाउ व्हाट करने के बाद भी युवाओं के पास अगर नहीं है तो डेफिनेटली जो ये इस स्टेट है वो उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो ये सारी चीजें हमें चिंतन मनन करना होगा, पॉलिसी मेकर्स को भी, गवर्नमेंट को भी, कि किस तरह से हम सही दिशा में अपने यूथ को, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, गाइड करें, उनके लिए इस तरह का प्रॉपर उनको फोकस रख के इस तरह की प्लानिंग हो, चीजों को, रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन हो, उनको समय समय पर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मिले, एडवाइस मिले, स्कूलों में काउंसलर हो। ये कहा जाता है कि है, लेकिन जो असली अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत से स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है कि आप वो काउंसलर की अगर वो करते हैं, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि ये हर संस्था को, हर जगह को, हर शैक्षणिक या और उसको मनोविज्ञान की जरूरत होती है। तो जो कम्युनिकेशन गैप है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक ग्रास रूट पे हमें, जब तक हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे तो हम एक इतनी बड़ी, क्योंकि समस्या तो हम जब करते हैं ना, जब वो घटित हो चुकी होती है, हमारे पास इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि वो वार्निंग साइंस जो उसके बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं, इतनी ओवर क्राउडेड क्लास है, टीचर एक पर्सनल बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाता, ये उसकी भी मजबूरी है कि बच्चे के में जो बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, मूड चेंजेस हो रहे हैं, एकेडमिक्स अगर उसका गिर रहा है, वो आत्महत्या कोई एकदम या एक क्षण का उसका डिसीजन नहीं है। तो वो इस तरह को अगर हम टाइम टू टाइम ये चीजों को टेकअप करें, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, तो तभी ये चीजें होंगी। अदरवाइज समस्या हमें पता है, उसके कारण भी पता है, निदान का भी फिर प्रयास हम ही सबको, मतलब बिल्कुल सोनिया जी, और जी बिल्कुल इसमें बात में एक ऐड ये करना चाहूंगा, ये सरकार के ये आंकड़े हैं जो हमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाए थे। स्वाभाविक है कि सरकार के ये आंकड़े हैं तो सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, भली भांति ये जानती है कि समस्या क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो सभी के अपने अपने स्तर पर प्रयास होने चाहिए। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि हम इस विषय को लेकर बहुत गहनता से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये पढ़ाई का जानलेवा प्रेशर
बच्चों की सुसाइड की एक वजह बन रहा है। और ये आंकड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये विषय बहुत विकराल है। लेकिन ये विषय इतना आगे बढ़ चुका है कि इसको जो रोकने के प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो बात आप अभिभावकों के लेवल पर करें या फिर सरकार के लेवल पर। तो आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अपराजिता जी लगातार जुड़ी हुई हैं और भी हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। सोनिया जी जो कि मनोवैज्ञानिक है MDU की, और हमारे साथ एडिटर इन चीफ दीपक अरोड़ा जी भी लगातार बने हुए हैं। अपराजिता जी, जो हमारे एडिटर इन चीफ दीपक अरोड़ा जी ने सवाल आपसे पूछे थे, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी धन्यवाद। देखिए, दीपक जी ने जो दो मुख्य प्रश्न पूछे थे, एक तो टेक्नोलॉजी की जो जानकारी है, जो सोशल मीडिया पे जो सारी बातें उपलब्ध हैं, ये देखना कि बच्चों को क्या चीज इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा उनका प्रश्न था कि स्कूलों में बच्चों के लिए ऐसे मेंटल स्ट्रेस से गुजरने के लिए क्लासेस होनी चाहिए। तो पहले का अगर मैं बताऊं, जो टेक्नोलॉजी वाली बात है, तो ये एक डिफरेंट आपका हम लोग सेगमेंट की बात कर सकते हैं, वो डिफरेंट एक टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का। ये जरूर है कि आज की डेट में सोशल मीडिया एक अथाह सागर है जिसका कोई वो नहीं है, अंत नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें और वो कोशिश करें ये देखने की कि बच्चे देख क्या रहे हैं, उसको स्क्रूटनाइज करके बच्चों को बताएं कि कौन से साइट वो देख सकते हैं, कौन से साइट नहीं देख सकते। अब दूसरा आता है स्कूलों में क्लासेस होनी चाहिए। ये बहुत आपने अच्छी बात की, और जैसे सोनिया मैम ने कहा कि ये होता ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है। जहां पर पहली स्टेज में हम बच्चों को समझा सकते हैं, डे टू डे ये प्रैक्टिस में आनी चाहिए सारी चीजें, कि ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है तो आपको गलत नहीं सोचना, चाहे मेडिटेशन करें या कुछ भी करें, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। बट जैसा कि सोनिया जी ने बोला कि कई स्कूलों में तो प्रिंसिपल नहीं होते, और जो आप स्पेशल टीचर्स की बात कर रहे हैं, जो बच्चों को स्पेशल क्लासेस देंगे, आपको हम ये बता देते हैं कि स्कूलों में इस टाइप के टीचर्स होना बहुत बड़ी बात होती है, हार्डली किसी स्कूल में आता है। बट अंत में बात ये होती है कि अंत में या तो हम वेट करें कि स्कूलों में टीचर्स और ऐसी सिचुएशन आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स की, स्कूल की, स्कूल में टीचर्स की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को उस कंपटीशन में झोंक नहीं दें, जो कंपटीशन हम डे टू डे बेसिस में भी देखते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास भी मैसेज आते हैं, पेरेंट्स जब पूछते हैं कि नर्सरी और केजी के लिए ट्यूशन कहाँ लगवाएं, रीजन क्या है, वो बच्चों को नर्सरी और केजी से ही उस अंधी दौड़ का भागीदार बनाना चाहते हैं, जिससे उनके भविष्य का जो मैं बोलूंगी पाथ डिसाइड हो जाए। यहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये रियलिटी भी है कि जो सक्सेस कर जाता है उसी को वो सीट मिलती है, और जो नहीं करता वो सारी जिंदगी बेरोजगार घूमता रहता है। तभी मैंने अपनी बात में शुरू में कहा था, पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। अंत में मैं एक चीज और कहूंगी कि हर स्टेप में बच्चों को हम कंपटीशन दे रहे हैं। NEP 2020 का आज 3 साल हो चुके हैं। अगर मैं कोविड के 2020 और 21 निकाल देती हूँ, स्टिल ये 2023 चल रहा है और 23-24 का एक नया सेशन शुरू हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार NEP को जल्दी से जल्दी लागू करेगी। और NEP में जो फ्लॉज हैं, एग्जांपल देना चाहूंगी कि NEP के आने के बाद जब हम कहते हैं, NEP से पहले भी CUET भी शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं इसको भी ऐड करना चाहूंगी कि स्कूलों में 12th की पढ़ाई के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, चाहे मैं नीट की बात करूं, चाहे IT की बात करूं, और नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी बच्चों को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और आप इस बात को यकीन मानिए, वो जो टाइम होता है वो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए स्ट्रेचफुल रहता है। अपराजिता जी, यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा फैक्ट्स के साथ। जो आपने जिक्र किया नीट का, तो मेडिकल कॉलेज में 92,000 से ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर, और 18 लाख छात्र हर साल आवेदन करते हैं। सोचिए जिनका नहीं होता है, उनके दिमाग पर, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। यश जी, वो जाते हैं पोलैंड जैसी कंट्री में। आपने लास्ट ईयर देखा, करीबन 20,000 बच्चों को वहां से लाया गया था। क्या उसके बाद कुछ रूपरेखा तैयार की गई कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन नहीं हो? ऐसा नहीं होता हमारे देश में। यहाँ से जो क्रीम बच्चे होते हैं वो सारे विदेशों में जाके सर्विसेज करते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसीज में ऐसी होना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगी, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है।
ठीक है अपराजिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे खास कार्यक्रम में। सोनिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो बहुत गहनता वाला विषय है, बहुत गंभीरता वाला ये विषय है जिस पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आपने समझा होगा कि किस तरीके से ये पढ़ाई का जानलेवा प्रेशर बच्चों के लिए सुसाइड की वजह बनता है और कैसे हमें बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार करना है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज़ के साथ।